नरेंद्र मोदी ने जो 314 ओबीसी के बच्चे यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे, यूपीएससी मतलब आईएएस का एग्जाम पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग बजट में पैसा देते हैं, मगर बजट में पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए जीरो बजट दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि सबका साथ तो ले लिया, लेकिन विकास हमारा नहीं किया, हमारा सत्यानाश करने का काम। जब हमको मुसलमानों से लड़ाई लड़ना होता है तो हमको कहा जाता है कि तुम तो पहले नंबर के हिंदू हो, सबसे अच्छे वाले हिंदू। जब बाबरी मस्जिद गिराना था तब हम पहले नंबर के हिंदू थे, लेकिन जब ट्रस्ट बना, बाबरी मस्जिद गिर गई, मंदिर बनने का आदेश हो गया सुप्रीम कोर्ट से और सरकार ने ट्रस्ट बनाया नरेंद्र मोदी ने, तो एक भी ओबीसी के आदमी को उस ट्रस्ट में नहीं रखा। अरे भाई, विकास पटेल को नहीं रखते, लेकिन कल्याण सिंह को तो रख लेते, जो जेल गए थे मंदिर बनाने के लिए, कम से कम उनको तो रख लेते, उमा भारती को तो रख लेते, विनय कटियार को तो रख लेते, प्रवीण तोगड़िया को तो रख लेते, लेकिन किसी को नहीं रखने का काम किया। मतलब पिछड़े वर्ग को मुसलमानों से लड़ाओ और मुसलमानों का भी सत्यानाश करो और पिछड़े वर्ग के लोगों का भी सत्यानाश करो। लोगों के सामने नहीं करना चाहता, कुछ मोटी मोटी बातें ही हम लोग बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की आजादी के 73-74 साल होने को जा रहे हैं। देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो हम 52 से 60% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारी जनगणना तक इस देश में नहीं। और जब जनगणना नहीं हुई तो हमारे पास आंकड़े नहीं आए। हमारे आंकड़े ही नहीं आए कि हमारे में कितने इंटर पास लोग हैं, कितने इंटर फेल लोग हैं, कितने हाई स्कूल पास लोग हैं, कितने हाई स्कूल फेल लोग हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने के पास कच्चे मकान है, कितने के पास पक्के मकान है, कितने के पास साइकिल भी नहीं है, कितने के पास 4 व्हीलर है, कितने के पास 2 व्हीलर है। आंकड़े ही नहीं आए, आंकड़े ही नहीं आए देश के अंदर जब हमारे, तो हमारा विकास कैसे होगा? कितने लोग हमारे पिछड़े वर्ग के, कितने लोगों के पास लहसुन गाड़ने को भी जमीन नहीं है, ऐसे भी पिछड़े वर्ग में लोग हैं, भूमिहीन लोग भी हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, तो साथ तो हमारा लिया, रो कर क्या रोया? अरे हम तो पिछड़े, तो हमारे लोगों को दया आ गई, अरे पिछड़ा आदमी। फिर रोया, अरे हम तो नीच जाति के हैं, इसलिए हमको अपमानित किया जाता है। तो हमारे लोगों को दया आ गई कि ब्राह्मणों ने हमको भी नीच बनाया। नरेंद्र मोदी भी अपने को नीच जाति का कह रहा है, तो ये भी नीच होगा, तो जरूर अपना आदमी है, कुछ कल्याण करेगा। फिर कहा हम तो चाय बेचने वाले हैं, तो हमारे लोगों ने सोचा चाय बेचने वाला गरीब होता है, हम लोग भी गरीब है, नरेंद्र मोदी भी गरीब है, चाय बेचने वाला है, तो गरीब भी है, पिछड़ा भी है, नीच जाति का भी है, जरूर इस बार हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम 2014 में किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब फैसले किए तो सारे फैसले पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में जाकर के किए। क्या फैसले पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में किए? ओबीसी की गिनती नहीं करने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी ओबीसी है तो नरेंद्र मोदी को ओबीसी की गिनती करनी चाहिए थी, मगर नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की गिनती रोकने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने जो 314 ओबीसी के बच्चे यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे, यूपीएससी मतलब आईएएस का एग्जाम पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया। अगर नहीं रोका होता तो आधे भारत में कलेक्टर होते हमारे लोग, आधे भारत में पिछड़े वर्ग के लोग कलेक्टर होते, तो रोकने का काम किया। हमारे बच्चों को जो वजीफा मिलता था उसे लगभग बंद कर दिया। और अभी बजट आप लोगों ने देखा होगा, हर साल भारत सरकार बजट बनाती है। बजट का मतलब क्या होता है? हमारे लोगों को यह भी समझ में नहीं आता कि बजट का मतलब क्या है। अरे आप भी अपने घर का बजट बनाते हो, कैसे? आपके पास जो पैसा आता है आप ये निर्धारित करते हो
कि इस पैसे में से कितना पैसा हम बड़े बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च करेंगे, कितना पैसा हम छोटे बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च करेंगे, कितना पैसा हम बीवी के इलाज के लिए खर्च करेंगे, कितना पैसा हम बच्चे के इलाज के लिए खर्च करेंगे, कितना पैसा हम माँ बाप के इलाज के लिए खर्च करेंगे, और कितना पैसा हम अपने विकास के लिए खर्च करेंगे, अपना घर बनाने के लिए खर्च करेंगे, गाड़ी खरीदने के लिए खर्च करेंगे। आपकी जो स्थिति है उसके हिसाब से आप भी बजट बनाते हो कि इस साल हमने इतना काम किया, अगले साल हमको इतना काम करना है। इस साल एक बेटी की शादी किया, बड़ी बेटी की, तो अगली साल छोटे बेटी की शादी पैसा इकट्ठा करके करना है। मतलब आप भी अपने घर का बजट हर साल बनाने का काम करते हो। उसी प्रकार से केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास पैसा जाता है। वो पैसा कहां से जाता है? तो आप नमक खरीदते हो, नमक का दाम अलग है और नमक पर टैक्स अलग है। आप नमक खरीदते हो तो उस पर भी आप टैक्स देते हो। आप कपड़ा खरीदते हो उस पर भी टैक्स देते हो। आप जूता चप्पल खरीदते हो उस पर भी टैक्स देते हो। आप जो चीज खरीदते हो, आप जमीन खरीदते हो बेचते हो उस पर टैक्स देते हो। आप जो चीज खरीदते हो बेचते हो उस पर आप टैक्स देते हो। ये टैक्स का पैसा भारत सरकार के पास जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जाता है। और जब ये टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है तो सरकार ये तय करती है अब इस पैसे को कहां खर्च करना है। तो अगर देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 52 से 60% है तो इसका मतलब यह है कि पिछड़े वर्ग के लोग 52 से 60% जूता पहनते हैं, 52 से 60% नमक खाते हैं, 52 से 60% कपड़ा पहनते हैं, 52 से 60% जो खरीदी बिक्री करते हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादा बजट में ज्यादा पैसा पिछड़े वर्ग के लोग देते हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग बजट में पैसा देते हैं मगर बजट में पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए जीरो बजट दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि सबका साथ तो ले लिया लेकिन विकास हमारा नहीं किया, हमारा सत्यानाश करने का काम किया। साथ पिछड़ों का लिया और सत्यानाश भी पिछड़ों का किया। तो ओबीसी के विरोध में सारे फैसले लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप आ जाओ, 2017 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया और यह कहा गया कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब सरकार बन गई, बहुमत मिल गया, पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा दिल्ली में तो प्रधानमंत्री बना ही लिया है, अब उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बना लिया जाए। क्यों बना लिया जाए? क्योंकि यादव छोड़ करके दूसरे लोगों को ब्राह्मणों ने भड़काया और कहा सब तो यादव ले गए, अब पिछड़ों को कुछ मिला नहीं है, तो सबक सिखाने का यह अच्छा मौका है और केशव मौर्य को इस बार मुख्यमंत्री तो बना ही लेना है। तो किसी ने केशव मौर्य का प्रचार किया कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, किसी ने अनुप्रिया पटेल का प्रचार किया, किसी ने ओम प्रकाश राजभर का प्रचार किया और हमारे लोगों को बेवकूफ बना करके सबका वोट ले लिया। और सबका वोट लेने के बाद में ओम प्रकाश राजभर का क्या हाल है आप देख रहे हो। अनुप्रिया पटेल को मंत्री नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर के एक बार बोल दिया था पार्लियामेंट में, इसलिए कहा तुमको ये सजा है, अब तुमको मंत्री नहीं बनाएंगे। तो सबका इस्तेमाल किया और सबको फेंक दिया। केवल मंडल कमीशन की लड़ाई में इस्तेमाल किया, फेंक दिया ऐसा नहीं है, अभी भी इस्तेमाल करके फेंक दिया। अभी ओम प्रकाश राजभर का आपके सामने इस्तेमाल हुआ, अनुप्रिया पटेल का आपके सामने इस्तेमाल हुआ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य का आपके सामने इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल कर रहे हैं और फेंकने का काम कर रहे हैं और फिर आपके लोगों के ऊपर ही अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। अगर अभी आप उत्तर प्रदेश में देखो तो सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती अगर किसी के ऊपर हो रही है तो पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर हो रही है। ये बलिया जिला है, इस बलिया जिले में ही खुलेआम अधिकारियों के सामने, पुलिस अधिकारियों के सामने पाल बिरादरी के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। यही आपके बलिया की बात बता रहा हूं। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार हत्या बलात्कार पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के गिरी जनपद में भी एक कुशवाहा की हत्या ब्राह्मणों द्वारा कर दी गई। केशव मौर्य की हिम्मत नहीं हुई कि उसके समर्थन में बोल दे
इसी प्रकार से प्रतापगढ़ में पटेलों की हत्या की गई, इसी प्रकार से कुशवाहा लड़की के साथ रेप किया गया, इसी प्रकार से कई राजभर को और कई यादव को, कई तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, सैकड़ों लोगों को फर्जी इनकाउंटर का शिकार बनाया गया। अब ये इनकाउंटर क्या है? जब देश में राम राज था, जिसे हमारे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग बहुत परेशान रहते हैं राम राज के लिए कि राम राज आ जाएगा। भाजपा वाले क्या कहते हैं? राम राज लाना था। हमारे लोग आनंदित हो जाते हैं। आनंद की जो असीम सीमा है, तो असीम सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, इतना आनंदित। तो राम राज में क्या था? राम राज में राजा जो राम को दिखाया गया है रामायण में, वो क्षत्रिय बताया गया है। जब राजा राम थे तो एक ब्राह्मण का लड़का उनके राज्य में मर जाता है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा। जब ब्राह्मण का लड़का मर जाता है तो वो ब्राह्मण भागे भागे राजा राम के पास जाते हैं और राम को कहते हैं कि राम, तुम्हारे राज्य में जरूर कहीं अधर्म हो रहा है और इसकी वजह से ब्राह्मण का लड़का मर गया। तो राम कहते हैं कि इसमें हमारा क्या दोष है? तो कहते तुम्हारे राज्य में अधर्म हो रहा है, इसकी वजह से ब्राह्मण का लड़का मर गया। तो राम पूछते कैसा अधर्म हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि कोई शूद्र जरूर कहीं ना कहीं तपस्या कर रहा है, इसकी वजह से ब्राह्मण का लड़का मर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर शूद्रों को ज्ञान मिलेगा तो ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मणों को ये लगता है कि जो हमने शूद्रों को गुलाम बना कर रखा है, वो गुलामी जो है उससे शूद्र मुक्त हो जाएंगे अगर इनको ज्ञान हो गया तो इसलिए इनको ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। तो प्रतीक के रूप में दिखाया गया कि अगर शूद्र ज्ञान की प्राप्ति करेगा तो ब्राह्मण का लड़का मरेगा, ऐसा प्रतीक के रूप में दिखाया गया। तो हुआ क्या? राजा राम ढूंढने के लिए निकल गए। शंभुक ऋषि जी मिल गए। शंभुक ऋषि जी अपने लोगों को शिक्षित कर रहे थे। तो शंभुक की हत्या राजा राम ने ब्राह्मणों के कहने पर कर दिया। तो उस हत्या को हत्या ना कहा जाए, इसलिए उसको वध कह दिया। क्यों? क्योंकि हत्या नाजायज होती है। अगर हत्या को वध कह दिया जाए तो जायज हो जाता है। तमाम वध है, आप लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं, तमाम वध किए गए। तो हत्या को जब वध कह दिया जाता है तो वो जायज हो जाता ब्राह्मणों की भाषा में। तो उस समय शंभुक शूद्र की हत्या किया। शूद्र कौन लोग हैं? ये पिछड़े वर्ग के लोग ही शूद्र है, लेकिन इनको पता नहीं। ब्राह्मणों की भाषा में पिछड़े वर्ग के लोग ही शूद्र है। ब्राह्मणों की भाषा में ओबीसी के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग ही शूद्र है। क्यों? क्योंकि शूद्रों का काम है सेवा करना। और जिनको हम शूद्र समझते हैं, जो गांव के दक्षिण दिशा में रहते हैं, वो तो अछूत हैं। वो तो गांव के बाहर कर दिए गए। उनका छुआ उन ब्राह्मण नहीं खाता, हमारा छुआ खाता। और शूद्र का काम क्या है? सेवा करना। तो सेवा कौन करता है? यादव जी दूध दही घी देने का काम करते हैं, मौर्या जी सब्जी भाजी देने का काम करते हैं, विश्वकर्मा जी लोहे का सामान बनाकर, लकड़ी का सामान बनाकर देने का काम करते हैं, बढ़ई जी नाई जी दाढ़ी बाल काटने का काम करते हैं, कुर्मी जी अनाज देने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग बिरादरियों का पेशा है। तो ये तमाम लोग हैं, यही सेवा कर रहे हैं। तो ये जो सेवा करने वाले लोग हैं, इनको ही शूद्र कहा ब्राह्मणों ने। और शंभुक जो थे वो पिछड़े वर्ग के थे, ओबीसी थे। तो उस समय राम राज में शंभुक की हत्या हुई। तो यूपी में कहीं आया हो ना आया हो, यूपी में राम राज आ गया है। आप लोगों को शायद पता नहीं चला, क्योंकि जिस असीम आनंद की आप कल्पना कर रहे थे वैसा कोई आनंद मिला नहीं। तो आप लोगों को पता नहीं चला कि राम राज आ गया। राम राज आ गया। आरएसएस के ब्राह्मणों के अधीन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। जैसे राम ब्राह्मणों के अधीन राजा थे, वैसे ही ब्राह्मणों के अधीन योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। और फिर शूद्रों का नरसंहार हो रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों का, ओबीसी के लोगों का नरसंहार हो रहा है। और नरसंहार को उस समय वध कहा जाता था जायज ठहराने के लिए। आज उसको जायज ठहराने के लिए इनकाउंटर कहा जाता है। जिसको पहले वध कहा जाता था, आज उसको जायज ठहराने के लिए इनकाउंटर कहा जाता है। अच्छा, ये इतने बड़े पैमाने पर ओबीसी के ऊपर जाति के आधार पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के ऊपर अछूत है, इसकी वजह से अन्याय अत्याचार होता है। ओबीसी के लोगों के ऊपर जाति के आधार पर अन्याय अत्याचार होता है। शेड्यूल कास्ट के प्रोटेक्शन के लिए कानून है, मगर ओबीसी के प्रोटेक्शन के लिए कानून
नहीं है। जैसे SC/ST एक्ट है वैसे ओबीसी की सुरक्षा के लिए भी ओबीसी के लिए भी एक्ट बनना चाहिए। ये इस परिवर्तन यात्रा में मुद्दे हैं। ये जो लड़ाई है ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, लेकिन जब हम अपने हक अधिकार समझेंगे तभी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये परिवर्तन यात्रा पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार समझाने के लिए और हक अधिकार समझा करके लड़ाई लड़ने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। तो हमारी गिनती होनी चाहिए। हमारी संख्या अगर 52 से 60% है तो 27% आरक्षण क्यों? तो हमें अगर हमारी संख्या 52 से 60% है तो गिनती करके जिसकी संख्या जितनी है उतना उसको हक अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा, शेड्यूल कास्ट के लोगों को क्रीमी लेयर नहीं है, लेकिन ओबीसी के लोगों को क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर का मतलब यह है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना मिलेगा। जिस ओबीसी के लोगों की इनकम, जिस ओबीसी की इनकम इतनी है कि वो अपने बच्चे को महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता है, तो कहा तुमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारी इनकम है अपने बच्चे को पढ़ाने लायक। और जो ओबीसी गरीब है, पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चे को, तो पढ़ा नहीं पाएगा, तो ऐसे ही आरक्षण लेने लायक नहीं रहेगा। तो आरक्षण ऊपर से भी खत्म कर दिया, आरक्षण नीचे से भी खत्म कर दिया। तो ये जो है, इसलिए क्रीमी लेयर की वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खत्म हो गया है, इसलिए क्रीमी लेयर हटाया जाए। इसी प्रकार के तमाम मुद्दों को लेकर के ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। जब हमको मुसलमानों से लड़ाई लड़ना होता है तब हमको कहा जाता है कि तुम तो पहले नंबर के हिंदू हो, सबसे अच्छे वाले हिंदू। जब बाबरी मस्जिद गिराना था तब हम पहले नंबर के हिंदू थे, लेकिन जब ट्रस्ट बना, बाबरी मस्जिद गिर गई, मंदिर बनने का आदेश हो गया सुप्रीम कोर्ट से और सरकार ने ट्रस्ट बनाया नरेंद्र मोदी ने, तो एक भी ओबीसी के आदमी को उस ट्रस्ट में नहीं रखा। अरे भाई, विकास पटेल को नहीं रखते लेकिन कल्याण सिंह को तो रख लेते, जो जेल गए थे मंदिर बनाने के लिए, कम से कम उनको तो रख लेते। उमा भारती को तो रख लेते, विनय कटियार को तो रख लेते, प्रवीण तोगड़िया को तो रख लेते, लेकिन किसी को नहीं रखने का काम किया। मतलब पिछड़े वर्ग को मुसलमानों से लड़ाओ और मुसलमानों का भी सत्यानाश करो और पिछड़े वर्ग के लोगों का भी सत्यानाश करो। जब बाबरी मस्जिद गिरी तो हमारा मंडल कमीशन का मुद्दा दब गया और हमारे साथ जो धोखेबाजी हुई वो ओबीसी को पता नहीं चली और आज तक नहीं पता चल पाई। इसलिए तो परिवर्तन यात्रा निकालना है। मुसलमानों की तो केवल एक मस्जिद गई, हमारी तो लाखों नौकरियां चली गई, हमारी तो कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई उसकी वजह से। तो साथियों, इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे लोगों के ऊपर दो चीज का नशा बहुत ज्यादा है, एक धर्म का नशा बहुत ज्यादा है, एक जाति का नशा बहुत ज्यादा है। जाति का नशा इतना ज्यादा है कि इसका उपयोग ब्राह्मण कर रहे हैं, हमारे विरोध में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जातियां हमने नहीं बनाई, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मण कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, असल टुकड़े टुकड़े गैंग तो जिनको ब्राह्मण कहते हैं वो असल टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। असल टुकड़े टुकड़े गैंग तो यही ब्राह्मण है। क्यों? आप मौर्य का नक्शा देखो, सम्राट अशोक मौर्य के समय का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, उस समय का आप भारत का नक्शा देखो। अफगानिस्तान तक भारत की सीमा थी, उसको टुकड़े टुकड़े किसने किया? भारत को छोटा करने का काम किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। भारत में जितने लोग रहते हैं उनका वंश एक है, उनका नस्ल एक है, लेकिन उनको 6000 जातियों में बांटने का काम किसने किया? और हर जाति में 7-7 उपजाति बनाने का काम किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। मैं क्यों कह रहा हूं इन्हीं लोगों ने किया? क्या हमारे बाप दादा ने जाति बनाई? और अगर हमारे बाप दादा ने जाति बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपनी जाति को नीचे रखेगा? इतना मूर्ख कैसे हो सकता? बनाने वाला हो नहीं सकता। तो अगर हम लोगों को नीचे रखा गया और ब्राह्मण सबसे ऊपर बैठ गया, इसका मतलब यह है जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, और ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हमको विभाजित करके गुलाम बनाने के लिए बनाई। क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या देश में केवल 3.5% है। केवल 3.5% के लोग लोकतंत्र में गांव में पंच का चुनाव नहीं जीत सकते तो दिल्ली की पंचायत पर भी कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं।